Ignited Minds Tutorials has released a comprehensive video series focusing on the concept of power sharing for CBSE Class X students. The tutorials delve into the case studies of both failure in Sri Lanka and success in Belgium, providing a detailed analysis of power sharing mechanisms in these countries. The videos aim to enhance student understanding of the topic, covering essential aspects such as the necessity of power sharing in diverse societies, the forms of power sharing, horizontal and vertical, and the importance of accommodation and sharing of power in decision making. By using real-life examples, the tutorials help students grasp the practical implications of power sharing and its role in fostering harmony and stability within a nation. The comprehensive nature of the tutorial series ensures that students gain a thorough understanding of this crucial topic, empowering them to excel in their CBSE examinations. With engaging explanations and in-depth analysis, Ignited Minds Tutorials equip students with the knowledge and skills needed to comprehend and articulate the concept of power sharing effectively. Okay, बच्चा पार्टी we were doing power sharing, और power sharing में basically what we are seeing here is that there are two countries, Sri Lanka and Belgium. और बेल्जियम में एथनिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, और श्रीलंका में भी ऐसा ही है. लेकिन एक जगह पे एक कम्युनिटी को पार्शियलिटी मिलती है, एक कम्युनिटी को गवर्नमेंट में जॉब्स मिलते हैं, एक कम्युनिटी के लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलते हैं, और दूसरी कम्युनिटी को पूरा इग्नोर किया जाता है, विच इज़ द तमिलियन कम्युनिटी. सिन्हाला कम्युनिटी को पूरा पैसा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है. ठीक है, आप बेल्जियम में जब आते हैं तो बड़ा अजीबोगरीब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है. सेंटर पे कुछ और है और पूरे उसमें कंट्री में कुछ और है. सेंटर पे उल्टा है कंट्री के, लेकिन बड़े आराम से उन लोगों ने ऐसा रिप्रेजेंटेशन रखा है कि कोई भी लेफ्ट आउट फील ना करे. ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ द एथनिक डाइवर्सिटी दे आर एबल टू मेंटेन देयर कंट्री इन अ वेरी पीसफुल, एवरीथिंग इज़ वेरी पीसफुल. लेकिन श्रीलंका में बिगेस्ट सिविलियन वॉर होता है. ठीक है, सिविल वॉर जिसको हम बोलते हैं. सिविल, देखो, एक वॉर होता है जो कंट्रीज के बीच में होता है, कंट्री ए कंट्री बी है, तो आपके भाई साहब वॉर हो रहा है. लेकिन सिविल वॉर मतलब क्या होता है? सिविल वॉर मतलब कंट्री में ही आपस में जब लोग लड़ने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिविल वॉर. और इस सिविल वॉर के चलते दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जन्मा, जिसको अपन LTTE बोलते हैं. वी लॉस्ट वन ऑफ आवर प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स राजीव गांधी ड्यू टू एन अटैक बाय द LTTE, क्योंकि राजीव गांधी जी ने वहाँ पे इंडिया से पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे थे. ठीक है, तो बहुत ही बड़ा एक उपद्रव हुआ था, जिसको केस स्टडी, बेसिकली इस चैप्टर में अपन केस स्टडी कर रहे हैं. केस स्टडी मीन्स व्हाट हैज हैपेंड इन अ पर्टिकुलर कंट्री, व्हाई द सिस्टम फेल्ड एंड व्हाई इट वाज सक्सेसफुल इन अनदर कंट्री. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली. ओके, ब्रसल्स, अभी ब्रसल्स भाई साहब जो है वहाँ पे आपका ब्रसल्स जो बेल्जियम में है, ठीक है, हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल प्रेजेंटेशन. भाई साहब डच और फ्रेंच का इक्वल प्रेजेंटेशन है यहाँ पे. ठीक है, तो डच और फ्रेंच का इक्वल प्रेजेंटेशन है. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या ये समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन ज़्यादा था भाई साहब? देखो, बेल्जियम में भाई साहब आपका जो पूरा कंट्री है, ठीक है, पूरा कंट्री मतलब हो गया सेंट्रल. सेंट्रल लेवल पे कौन ज्यादा था? द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी. तो यहाँ पे भाई साहब आपका फ्रेंच ज्यादा था और डच कम सेंट्रल लेवल पे. ठीक है, क्लियर है? ओके, बिकॉज, और यहाँ पे आपका जो ब्रसल्स था, जो उनका कैपिटल सिटी था, ब्रसल्स इज बेसिकली द कैपिटल. जैसे हमारा न्यू दिल्ली है, तो ये कैपिटल सिटी है. यहाँ पे कैपिटल सिटी में भाई साहब क्या है? उल्टा है. फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज लेस एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी इज मोर. तो यहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स. ठीक है, बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी इज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट. इसको अपन कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, जो बेल्जियम में है. ठीक है, तो एक तो हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, एक हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट. हमारे यहाँ पे कितने गवर्नमेंट्स हैं?
क्या क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको आप बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक इलेक्शन हो रहा है, ये किसका इलेक्शन है? किस लेवल का इलेक्शन है? हर लेवल के इलेक्शंस होते हैं, अभी किस लेवल का इलेक्शन है? नहीं, इट इज़ ये सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन है, ये सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन है, ये स्टेट लेवल पे इलेक्शन नहीं है, ठीक है? तो मतलब इन चीज़ों को जान के रखिए, ठीक है? आपका डेमोक्रेसी है भाई साहब, और 2 साल बाद आप खुद ही वोटिंग करेंगे, तो आपको जान के रखना चाहिए कहाँ पे वोट दे रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं और कौन से इलेक्शन के लिए वोट दे रहे हैं, ठीक है? ओके, तो हमारे यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट है जो आप पढ़ेंगे, ठीक है? वी हैव बेसिकली अ 3 टायर गवर्नमेंट। यहाँ पे एक अलग टाइप का गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है। हमारी इंडिया की तरह इतना वास्ट नहीं है ये, एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है? एक गवर्नमेंट जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ठीक है? तो जैसे डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, ठीक है? तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, यही 3 एथनिक पॉपुलेशंस हैं, यही 3 लैंग्वेज के पॉपुलेशंस पूरे बेल्जियम में फैले हुए हैं, ठीक है? नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इस गवर्नमेंट को सारे पावर्स हैं, कल्चरल पावर्स भी हैं, एजुकेशनल पावर्स भी हैं और लैंग्वेज रिलेटेड। तो मतलब आपकी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी पहलू और पक्ष हैं वो ये गवर्नमेंट देखता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। दिस गवर्नमेंट हैज़ अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, जैसे फेस्टिवल्स हो गए आपके जो फेस्टिवल्स हो गए, आपके जो दिन होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो कि हमारे इंडिया में सारे अलग अलग, जैसे मराठियों का एक नव वर्ष आता है, बंगालियों का एक न्यू ईयर होता है, पंजाबियों का एक न्यू ईयर होता है। अगर हर दिन हम छुट्टी देने लगे तो भाई साहब इतने सारे कम्युनिटी को छुट्टी देना पड़ेगा, है ना। तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम जनरली जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो पारसी कम्युनिटी है, उनका देखो एक आता है नवरोज़ जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ उनके ही न्यू ईयर डे में हम छुट्टी देते हैं, क्योंकि वो एक ऑलमोस्ट एक्सटेंट कम्युनिटी है, ठीक है। पारसी कम्युनिटी जो है वो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो गवर्नमेंट ने इनको एक हॉलिडे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। आप देखो कि महाराष्ट्र में पारसी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए इनका नवरोज़ के दिन हम छुट्टी देते हैं। तो ये एक एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है फॉर दिस कम्युनिटी, ठीक है। ओके, क्या है यहाँ पे, क्या है भाई साहब, ये सारी तमाम चीज़ें, तो कल्चरल रिलेटेड चीज़ें, एजुकेशनल, ठीक है, लैंग्वेज। देखे जैसे आप देखोगे इंडिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आपका पिल्लई कॉलेज जो है, ये मतलब अभी जैसे मुंबई में तमिलियंस विल बी इन अ माइनॉरिटी, तो ये उनको केटर करेगा। जैसे अगर आप जाओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज, तो ये आपके पंजाबीज़ के लिए है, ठीक है। कुछ कम ऐसे मतलब ये क्या है, मतलब कम्युनिटीज़ को फेवर करते हुए कॉलेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे इनके कम्युनिटी के रिलेटेड सीट्स होते हैं, ठीक है। देयर आर सम सीट्स विच आर रिजर्व फॉर दीज कम्युनिटीज़। दिस गवर्नमेंट हैज़ अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। जो भी आपके लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ हैं, ठीक है, उनके लिए ये काम करती है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है। सो दिस इज बेसिकली अ कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कल्चरल एस्पेक्ट को देखती है, फेस्टिवल्स के एस्पेक्ट को देखती है, सारे जितने भी एथनिक आपके कॉम्पोजिशन से उनको देखती है, कल्चरल, एजुकेशनल, ठीक है, एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। जो भी आपके लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ हैं उन सबको ये केटर करती है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। So apart from having a government in the central and at the state level, they also have a community form of government which handles all the cultural, educational and language related issues. अरे यार, okay, बच्चा पार्टी, we were doing power sharing भाई साहब, और पावर शेयरिंग में अपन पहुंचे थे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो हम यहाँ पे केस स्टडी कर रहे हैं बेसिकली श्रीलंका और बेल्जियम जैसे 2 नेशंस का, ठीक है। तो एकोमोडेशन बेसिकली होता क्या है? एकोमोडेशन मतलब लोगों को शामिल करना, ठीक है, लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल करना। आप अगर लोगों को देखो मैं आपको, चलिए छोड़िए, यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आपने देखा कि बेल्जियम जैसे नेशन में, ठीक है, पूरे नेशन में एथनिक डाइवर्सिटी है, और जो उनका सेंट्रल जगह है वहां पे भी एथनिक डाइवर्सिटी है। जो यहाँ पे रेशियो है वो ये वाला रेशियो मतलब उल्टा पुल्टा है। रेशियो ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज इज डिफरेंट ऑन अ सेंट्रल लेवल एंड ऑन द कैपिटल लेवल। ब्रसल्स में जो आपका रेशियो था वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों भी जगह पे इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा है ताकि कोई भी आपका मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, ठीक है। सो इन्होंने दोनों भी जगह पे सेम रखा, ठीक है।
इट्स इंडीड वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, इवन फॉर पीपल लिविंग, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। देखो जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका एथनिक डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी किसी कंट्री में एथनिक क्लैशेस नहीं होते हैं, कोई सिविल वॉर जैसा सिचुएशन अराइज नहीं होता है, तो इसका मतलब जो भी आपने किया है या जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन आप रन कर रहे हो वो सही है ना। आप भले ही बोलो कि नहीं ये गलत है, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है ना, सही चल रहा है इसका मतलब। देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई तुम नाचो गाओ जो भी करो, तुम्हारे मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो सही है भाई, सिंपल, समझ में आ रहा है। व्हाट मैटर्स इज द रिजल्ट्स, ठीक है। तो आपका भले ही लोगों को लगे कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है, ऐसी एथनिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा है कि कंट्री में कोई सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नहीं है, कोई भाई साहब कंट्री में एथनिक क्लैशेस नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा स्मूथली कंट्री चल रहा है। तो इट्स अ सक्सेस, ठीक है, इट्स अ सक्सेस। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्राइफ between the two major communities and as possible division of country on linguistic lines। तो भाई साहब कोई भी दो मेजर कम्युनिटीज कौन कौन सी थी? जर्मन स्पीकिंग। तो डच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग इनका दो मेन कम्युनिटीज था, ठीक है, लेकिन यहां पे कोई क्लैश नहीं हुआ, ठीक है, ओके। So when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters। तो यूरोपियन यूनियन बना, ठीक है, बहुत सारे यूरोपीय कंट्रीज बने, लेकिन ब्रसल्स ने अपना जो मैनेजमेंट था इतने सही तरीके से किया था कि उसको हेडक्वार्टर्स चुना गया, ठीक है, बेल्जियम में ब्रसल्स को हेडक्वार्टर्स चुना गया यूनियन के लिए, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के लिए। What do we learn from the two stories of Belgium and श्रीलंका? तो एक तरफ हमने देखा कि भाई साहब एक ऐसा कंट्री है जिसमें सिविल स्ट्राइफ हो गया, जहां पे भाई साहब एक सिन्हाला कम्युनिटी को पूरा फेवरिज्म मिला, ठीक है, तमिल कम्युनिटी को पूरा इग्नोर किया गया, ठीक है, और सिविल स्ट्राइफ हुआ, बहुत बड़ा सिविल स्ट्राइफ हुआ, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स मारे गए, ठीक है, हर समय मतलब खून खराबा का माहौल, और अक्सर 40 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, रोज हर दूसरे दिन ऐसे इतने लोग मर रहे थे श्रीलंका में। देखो जब आप किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर करते हो ना भाई साहब, तो आपको मालूम है गोली किस पे चलानी है, ठीक है, लेकिन जब तुम्हारे अंदर ही लोग वॉर पे हो तब आप किस पे गोली चलाओगे? यू नो, अगर फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल में जर्सी होती है भाई साहब, है ना, तो ओपोनेंट टीम को तो तुम बॉल पास करोगे नहीं, जर्सी देखोगे ना तुम, इसको पास नहीं करना है, मेरे जर्सी वाले को पास करना है, तो यू नो हाउ टू स्ट्रेटेजाइज। लेकिन जहां पे तुम्हारे ही लोग हो, तुम कैसे भाई साहब लड़ोगे उस वॉर को? सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज, ठीक है, बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों में भाई साहब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। तो दोनों ने भी अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग किया, ठीक है, दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, ठीक है, बहुत डिफरेंट सिचुएशन आ रही। तो बेल्जियम में क्या हुआ? द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली by respecting the feelings and interests of different communities and religions। तो लीडर्स को ये रियलाइज हो गया, ठीक है, have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest। तो यूनिटी पॉसिबल तभी है जब आप सबके फीलिंग्स और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करें, have different communities and regions। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for power sharing। तो बेल्जियम में भाई साहब बड़े सीधे तरीके से ये चीजें हो गई, ठीक है। श्रीलंका में क्या हुआ भाई साहब? It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो सकता है? यूनिटी टूट सकती है अगर कोई मेजॉरिटी पावर माइनॉरिटी पावर के ऊपर भाई साहब डोमिनेंस कर रहा हो, जबरदस्ती का फेवरिज्म कर रहा हो। गवर्नमेंट में जॉब्स हम सिन्हालास को ही देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हम सिन्हालाइज को ही देंगे, ठीक है, सारे रिजर्वेशंस में सारे फैसिलिटीज हम सिन्हालास को ही प्रोवाइड करेंगे। तमिलियंस लोगों के भाई साहब कोई फैसिलिटी अवेल करने के लिए जूते घिस जाएंगे सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते, ठीक है। तो इस तरह की भाई साहब जब सिचुएशन अराइज हुई तो धीरे 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 एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई, और इसी से जन्मा आपका दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। जनरली देखा जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे कंट्री पे अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद के कंट्री पे ही अटैक था, समझ में आ रहा है? ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका में ही बना और श्रीलंकन्स पे ही अटैक किया, ठीक है, सिन्हालास पे ही अटैक किया, ठीक है, ओके। सो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? सो अपन ने अभी तक केस स्टडी किया। केस स्टडी मतलब आपको दिख रहा है, ठीक है, रिजल्ट क्या आया, दो कंट्रीज में आपके केस स्टडीज में, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। देखो
पावर शेयरिंग, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? सो पावर शेयरिंग भाई साहब डिजायरेबल क्या है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? देखो भाई, मैं आप लोगों को एक साफ साफ बात बोल रहा हूं, मेरा ये ट्यूसडे का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है, तो मुझे अभी संडे क्लास लेना पड़ेगा, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ। तो शायद मैं ट्यूसडे का बंद करवा दूँ, ये अभी मेरे को ना बार बार मैसेज डाल रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैसेज डाल रहा हूँ, यही टाइम वेस्ट है। वैसे भी मैं घर से आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो पा रहा है। सो आई विल हैव टू कीप क्लासेस ऑन संडेज एंड आई विल हैव टू बेसिकली ये बंद करना पड़ेगा। ट्यूसडे का अगर लाइट रहा तो क्लास रखेंगे, वरना बंद कर देंगे। समझ में आ रही है? क्योंकि अभी सब पीछे जाएंगे, देखो धीरे 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 करके, मतलब आपका चालू होने वाला था 4, 4:30, 5 बजे चालू हो रहा है, ऐसे ही सब बैचेस पीछे जाएंगे। ठीक है, सुबह का जो आप बोल रहे हो उसमें मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि सुबह में एक्चुअली जो बायो है अभी वो आपको अतुल सर पढ़ाने वाले हैं। अतुल सर ने पढ़ाया है आप लोगों को? नहीं, आप लोगों को नहीं पढ़ाया, उनको पढ़ाया है। तो बायो का जो पोर्शन है वो अतुल सर पढ़ाते हैं, काफ़ी 2-3 साल हो गए वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। पहले वो 11th-12th को ही पढ़ा रहे थे, तो अभी 10th को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि वो जॉब करते हैं और उनका जॉब खत्म होता है 6-7 बजे तक, तो उसके पहले वो नहीं आ सकते, तो 7 बजे मुझे लेना पड़ेगा। अभी आपको एक दिन मॉर्निंग बुलाऊं, एक दिन इवनिंग बुलाऊं, इसके लिए मेरा को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो चालू नहीं किया है। ठीक है, सो जैसे अभी इनका आज 7 से 8:30 है आपके स्टेट बोर्ड वालों का, कल उनका ये चैप्टर आज या कल में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपका लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर चालू होगा, तो शायद आपको उसमें आना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये मॉर्निंग के बैच में अभी 8th और 9th को ही ले रहा हूँ मैं, 10th को मैं इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड मी डूइंग एवरीथिंग आउट हियर। ठीक है, और संडे के लिए अभी आप रेडी हो जाइए। क्या करें भाई, ये क्योंकि ये जैसा जैसा आपका बारिश का मौसम पास आता जाएगा, मुझे मालूम है हर बार ऐसा होता है, ये लोड शेडिंग होता ही होता है। कल भी देखो आपका क्लास कैंसिल हुआ, चलो कल तो ऐसे ही मतलब अपना जन बारिश हो गई, बारिश के टाइम पे ये ट्यूसडे जाएगा ही जाएगा, मुझे मालूम है। ठीक है, सो वी हैव टू बेसिकली स्ट्रेटेजाइज। खैर, ओके, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. आपने देखा रहेगा, मतलब ये तो एक कम्युनिटी लेवल की बात हो रही है, लेकिन आप जब देखोगे किसी 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, हाँ वो मैं इसको बुलाता हूँ, मैं इसको बुलाता हूँ, क्यों ऐसा करते हैं लोग? हाँ मैं अभी बुला रहा हूँ, तो रुक। अरे भिड़ना है तो भिड़ ही लो, अकेले ही भिड़ लो। 10 लोगों को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जैसे 10 लोग आते हैं तो सामने वाला थोड़ा सा फीका पड़ जाता है ना। अगर उसके 10 लोग आगे सपोर्ट करने के लिए, सामने वाला थोड़ा सा घबरा जाएगा, पीछे हट जाएगा। तो ये कम्युनिटी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये डोमिनेंस जो है इसमें मजा आता होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसमें भाई साहब क्लैशेस होंगे, सिविल वॉर्स होंगे, और इसमें भाई साहब आपका आपसी तनाव बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आ रही है? जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई इस क्लास में आप लोग जितने भी बच्चे हैं, समझ लो भाई साहब अभी अगर सूरज ने क्या किया, गुट बनाना चालू किया, इसने अपना ग्रुप बनाना चालू किया, वरद को मारना है भाई साहब कैसे भी करके। ठीक है, तो इसने 6-7 लोगों को लेकर मतलब बाहर कर रहा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर इसने अंदर भी करना चालू कर दिया और मैं अगर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो एक्चुअली में क्या होगा? बाहर जो भी हो रहा है मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर सूरज अंदर ही अंदर भी ऐसा ही कर रहा होगा, वो सबको ग्रुप में लेकर इसको मार रहा है, इसको टॉर्चर कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, बुली कर रहा है, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन? और मुझे ये मालूम है, मेरे को दिख रहा है, मेरे भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो ये क्या होगा? फिर एक दिन ऐसा आएगा जब क्लास मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ रही है? तब भाई साहब लोग मारामारी कर रहे हैं, मैं इधर बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, लोग मारामारी कर रहे हैं, ये हो जाएगा, इट विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो ऐसा ही कंट्री में भी होता है। कंट्री में भाई साहब अगर क्या हो रहा है कि एक कम्युनिटी जो है दूसरे कम्युनिटी को प्रेस करने की कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रहा है, तब एक दिन ऐसा भी आएगा जब वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी, और तब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तब पुलिस उतारो या मिलिट्री उतारो, सिविल वॉर की सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है, क्योंकि जब ये हो रहा था तब आपने कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो होते होते बढ़ते बढ़ते ये बढ़ गया इतना कि अभी आपके आउट ऑफ कंट्रोल। श्रीलंका में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ठीक है, थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल फॉर द गवर्नमेंट। ओके, तो यूनिटी ऑफ द नेशन, tyranny of the majority is not oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. तो tyranny मतलब क्या होता है? एकजुट होकर माइनॉरिटी को बुली करना, ठीक है, माइनॉरिटी को भाई साहब तकलीफ देना, टॉर्चर करना, ये होता है भाई साहब tyranny। ठीक है, तो मेजॉरिटी जब ऐसा कर रही है माइनॉरिटी के अगेंस्ट, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बड़ा अच्छा है, ठीक है, दिस विल ब्रिंग रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। मेजॉरिटी के लिए भी ये एक खतरनाक साजिश होगी। ठीक है, देर सवेर मेजॉरिटी को भी इसको झेलना पड़ेगा, दे विल ऑल्सो बी इंपैक्टेड बाय दिस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। पावर शेयरिंग इज
वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई साहब ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, ठीक है, पावर का शेयरिंग, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। तो भाई साहब डेमोक्रेसी तो हो गई, लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाना बहुत मुश्किल है, प्योर डेमोक्रेसी, ठीक है। ओके, रीजंस प्रूडेंशियल एंड मॉरल, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो प्रूडेंशियल रीजंस मतलब क्या हो जाएंगे भाई साहब, जो सोशल ग्रुप्स में इनमें कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो, एंश्योर्स ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है, इससे आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहता है। अगर आपने इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया है, अगर आपने ये इंश्योर किया है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे डोमिनेंस नहीं कर रही है, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, ठीक है। देखिए सब कुछ सही तरीके से नहीं चल सकता, लेकिन कम से कम ये मेजॉरिटी का माइनॉरिटी को बुली करना या टॉर्चर करना या उसको वो तमाम फैसिलिटीज ना देना, ये बुलिंग है, ठीक है, ये जाना चाहिए। विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। मॉरल भाई साहब क्या हो जाएगा, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन अक्वायर्स अ स्टेक इन द सिस्टम। तो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है और इससे क्या होता है, सिस्टम में अपन एक स्टेक रखते हैं। क्या हो जाता है कि सिटीजन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं डेमोक्रेसी में। जैसे ये भाई साहब डेमोक्रेसी, कल हमने वोट दिया, ठीक है, तो हमने सरकार में अपना चुनाव किया, ठीक है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग वोट दे रहे हैं। तो कल को आप ये नहीं बोल सकते, आपका चॉइस है, आपने जो सरकार को गाली देने से कुछ नहीं होगा, सरकार आपने चुनी है, ठीक है। ओके, सो सिटीजंस का पार्टिसिपेशन बढ़ता है भाई साहब, स्टेक बढ़ता है सिस्टम में। पीपल गेट राइट टू बी कंसल्टेड ऑन गवर्नेंस, ठीक है, ओके। और क्या है भाई साहब, एम्फेसाइजेस दैट पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। तो पावर शेयरिंग एक वैल्यूएबल एस्पेक्ट है आपके गवर्नेंस का, ठीक है। Annette studies in a Dutch medium school in the northern region of Belgium. नॉर्दर्न रीजन में भाई साहब ये डच मीडियम स्कूल में पढ़ती है। Many French speaking students in her school want the medium of instruction to be French. अभी स्कूल में क्या है भाई साहब, बहुत सारे फ्रेंच स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो, फ्रेंच हो, ठीक है, फ्रेंच हो। अभी एनी यहाँ पे पढ़ रही है, ठीक है, ओके। सेल्वी स्टडीज इन अ स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। All the students in our school are Tamil speaking and they want the medium of instruction to be Tamil, but forcefully it is taken as Sinhala, ठीक है, okay. So यहाँ पे भाई साहब दो चीजें, if the parents of Annette and Selvi were to be approached respectively governments to realize the desire of the child, who is more likely to succeed, कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर पेरेंट्स से कंसल्टेशन किया गया तो एनेट विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पे तो सुनेंगे ही नहीं भाई साहब, तमिलियन नहीं चाहिए अपने को, सिनला चाहिए, ठीक है। तो ये शी विल बी मोर लाइकली टू बी हर्ड, ठीक है, ओके। Khalil's dilemma. As usual, Vikram was driving the motorbike under a vow of silence and Vetal was the, आपने विक्रम वेताल पढ़ा है भाई साहब, ठीक है, तो वेताल was the pillion rider, ठीक है, ओके। As usual, Vetal started telling Vikram a story to keep him awake while driving, ठीक है। This time the story went as follows. In the city of Beirut, there lived a man called Khalil, ठीक है। His parents came from different communities, अलग-अलग communities से, तो parents मतलब father Christian है, mother Mohammedan है. His father was an Orthodox Christian and a mother a Sunni Muslim. This was not so uncommon in this modern cosmopolitan city, ठीक है। तो ये होता था वहाँ पे. People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital Beirut. तो लेबनान एक कंट्री का नाम है और कैपिटल उसका बेरूट है, ठीक है, ओके। दे लिव टुगेदर इंटरमिंगल्ड येट फॉट अ बिटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्व्स। तो एक सिविल वॉर का सिचुएशन यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि एथनिक कम्युनिटीज को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा था, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, पार्शियलिटी हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी, ठीक है। वन ऑफ खालिल्स अंकल्स वाज किल्ड इन दैट वॉर। खालिल के एक अंकल की डेथ हो गई थी। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर, लेबनान्स लीडर्स came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. तो अलग-अलग communities में लेबनान में power sharing का formula किया गया, ठीक है। As per these rules, the country's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christians, ठीक है, okay, चलिए president हो गए। The prime minister must be the Sunni Muslim community, ठीक है, okay. The post of deputy prime minister is fixed for Orthodox Christian sect and that of speaker for Shias Muslim. तो ये दोनों क्रिश्चियन कम्युनिटीज में था, तो इनका एक रिप्रेजेंटेटिव, दो क्रिश्चियन कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव, दो अलग अलग क्रिश्चियन कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव और दो अलग अलग मोहम्मदन कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव आ गए। तो पावर शेयरिंग हो गई भाई साहब, ठीक है, पावर का डाइल्यूशन हो गया यहाँ पे। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियंस अग्रीड नॉट टू स्पीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम अग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब अलग, तो when the Christians and the Muslims came to this agreement, they were nearly equal in population.
तो ये भाई साहब दोनों भी पॉपुलेशन में इक्वल हो गए। बोथ साइड्स हैव कंटिन्यूड टू रिस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट, तो नाउ द मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजोरिटी। तो ये दोनों एक दूसरे को भाई साहब सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों इस एग्रीमेंट को पालन कर रहे हैं, हालांकि मुस्लिम्स अभी मेजोरिटी में आ गए हैं। खालिद डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट, इसको भाई साहब पसंद नहीं। He is popular man with political ammunition, but under the present system, the top position is out of his reach, barred from him. ठीक है, खालिद को वो टॉप पोजीशन नहीं मिलेगा। He does not practice either his father's nor his mother's religion and does not wish to be known by either. तो ये भाई साहब दोनों भी प्रैक्टिस नहीं करता है। ठीक है, He cannot understand why Lebanon can't like any other normal democracy. तो यहाँ पे religious division क्यों है? ठीक है, इनके हिसाब से just hold an election, allow everyone to contest and whosoever wins maximum votes becomes the president no matter which community he comes from. ऐसा खालिद का मानना है। ठीक है, प्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। Why can't we do that like in other democracies of the world? He asks. ठीक है, his elders who have seen the bloodshed of the civil war tell him that the present system is the best guarantee for peace. तो ये लोग बोलते हैं भाई साहब प्रेजेंट सिस्टम ही बेस्ट गारंटी है पीस के लिए। ठीक है, द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। एक्चुअली विक्रम बेताल की कहानी में क्या होता था कि विक्रम एक राजा थे, बुद्धिमान राजा थे, और वेताल को लेकर जाए तो वेताल इनसे एक कहानी सुनाता था और एक प्रश्न पूछता था। उस प्रश्न का अगर सही उत्तर मिला तो ठीक है, वरना ये इसको मारेगा, ऐसा बोलते थे। ठीक है, ओके। Vetal wrapped up quickly and posed his customary question to Vikram. If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? ठीक है, क्या करोगे भाई साहब? Would you adopt the regular rules followed everywhere as Khalil suggests, or stick to the old rules? ठीक है, or do something else? Vetal did not forget to remind Vikram of their basic pact. If you have an answer in mind and yet do not speak up, your mobile will freeze and so will you. तुम बर्फ बन जाओगे भाई साहब। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस दिया हुआ है आपको कि एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे रिप्रेजेंटेशन है और बाकी सब सही सही चल रहा है। प्योर डेमोक्रेसी शायद नहीं है, लेकिन सिविल वॉर नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कल आप इसको प्योर डेमोक्रेसी फॉर्मेट में लेकर आए। ठीक है, ओके। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or a group of persons located at one place. It was felt that if power to decide is dispersed, ठीक है, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. अगर भाई साहब पावर डिस्पर्स हो गया तो जल्दी डिसीजंस हम नहीं ले सकते। और डेमोक्रेसी का ये एक नेगेटिव फीडबैक है कि डेमोक्रेसी में पावर डिस्पर्स हुआ है, इसीलिए आपके डिसीजंस झटापट नहीं होते हैं, फटाफट नहीं होते हैं। It takes some time before the decisions are basically implemented. ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके। तो बच्चा पार्टी वी वर डूइंग पावर शेयरिंग। ओके, हमने यहाँ पे भाई साहब बेल्जियम और किसका, श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा हुआ है। ठीक है, सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज इमर्ज इन ऑपोजिशन टू नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो पावर की बेसिकली शेयरिंग होनी चाहिए ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि किसी का भी मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, कोई भी एलिनेटेड फील ना करे, कोई भी निगलेक्टेड ना फील करे। ठीक है, तो फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। ओके, सो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग, ये जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड, ठीक है, मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस। तो बहुत सालों से ऐसा प्रचलित था कि सारा जो पावर है वो बेसिकली एक ही इंसान के हाथ पे होना चाहिए या ग्रुप ऑफ पर्सन्स पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी पावर शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा एक क्लासिक एग्जांपल श्रीलंका का जहां पे पावर शेयरिंग नहीं हुआ, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ और बहुत बड़ा तांडव भी हुआ, बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ठीक है, सो दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द एंटायर श्रीलंकन सोसाइटी। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, अगर इस पावर का हम डिस्पर्शन करें, डिस्पर्शन मतलब डिवाइड कर दें, ठीक है, इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. ऐसा माना गया कि भाई साहब अगर बहुत लोगों में, जैसे समझ लो भाई साहब एक मतलब बहुत लोगों में अगर पावर को हमने डिवाइड किया है तो जल्दी हम डिसीजन नहीं ले सकते, विच इज़ करेक्ट। आप आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे डिसीजंस जो हैं वो बहुत धीरे लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे समझो कि आपको अगर आपकी घर में कोई काम कराना है तो आपने लेबर को बुलाया, काम कराया, पैसा दिया, ख़त्म। लेकिन अगर बिल्डिंग में कोई काम कराना है
तो पूरे सोसाइटी को मीटिंग कंडक्ट कराना पड़ेगा, फिर सबसे पैसे लेने पड़ेंगे, फिर कोटेशन निकलेगा, 4-5 लोगों को आप बुलाएंगे, जिसका लोवेस्ट कोटेशन होगा फिर जाके उसको अप्रूवल मिलेगा, तब जाके काम चालू होगा, फिर काम को सुपरवाइज़ किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि वाकई में ये काम जितने पैसे का था उतना है कि नहीं, फिर जाके तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सेटअप का प्रोसेस है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो इट वाज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, अगर जो पावर है वो डिस्पर्स किया जाए, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्स देम, बट दो दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, on the basic principle of democracy, ठीक है, one basic principle of democracy is that people are the source of all political power। सारा political power जो है उसका source क्या है? People themselves, because it's people who are electing the government, who are selecting the government। ठीक है, okay। In a democracy, people rule themselves through institutions of self governance। जैसे देखो ग्राम मतलब ये विलेज पंचायत है भाई साहब, ठीक है, ये विलेज पंचायत के जो लीडर्स होते हैं वो कौन सिलेक्ट करता है? ऑब्वियसली ग्राम पंचायत के लोग। ठीक है, फिर ऐसे ही भाई साहब आपका बीएमसी है। ठीक है, ये सब सेल्फ गवर्नेंस है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो जितने भी डाइवर्स कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम माइनॉरिटी में हो, तुम मेजॉरिटी में हो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, तुम्हारा। अगर डेमोक्रेटिक सेटअप, अगर आपको कंट्री को एक प्रॉपर तरीके से रन करना है, यू विल हैव टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कम्युनिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। सबका एक वॉइस है। ठीक है, इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, डांस ऑफ डेमोक्रेसी भाई साहब दिख रही है ना, वोटिंग मतलब आपने भाई साहब चुनाव किया है। ठीक है, आप अपनी सरकार को चुन सकते हैं और आपको अपने सरकार पे भरोसा कब होता है? जब उनका काम आप देखते हैं, हाँ चलिए ये उम्मीदवार या ये पार्टी जो है हमारे हमको समर्थन करेगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ पीपल बेसिकली पार्टिसिपेट। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो जितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, अभी देखो आज की तारीख में आपके इंडिया में कितने लोकसभा के सीट्स हैं? 543। फिर आपके अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है, फिर उसके अंदर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो हमारे इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है, 3 टायर सिस्टम। एक आपका सेंट्रल लेवल पे, एक आपका स्टेट लेवल पे, एक आपका लोकल लेवल पे। और कितने पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, हर 10वां इंसान आपको पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से जो पावर है वो डिस्पर्स हुआ है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट से भाई साहब आपके, तो मतलब एक ट्री के जैसे रूट्स होते हैं, ब्रांच आउट होते रहते हैं, वैसे ही हमारा डेमोक्रेसी भी बेसिकली क्या हो रहा है? ब्रांच आउट हो रहा है। ठीक है, जस्ट एज अ ट्री विथ इट्स रूट्स ब्रांचेस आउट एंड द मोर इज द ब्रांचिंग द मोर इफेक्टिव इज द रूट सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से हमारा पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अलग अलग ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, और इसमें पावर का भाई साहब शेयरिंग होता है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ केस स्टडी की है, अभी जो हम कर रहे हैं वो थियरी है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि भाई बेल्जियम और श्रीलंका 2 कंट्रीज हैं जिसमें भाई साहब पावर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बेसिकली द प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। ठीक है, तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो आपका देखो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में एक हो गया आपका लेजिस्लेचर, दूसरा क्या हो गया बोलिए आपका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हो गया आपका जुडिशरी। सो दीज आर बेसिकली द ऑर्गन्स, प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम इसको डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा प्लीज पूछिएगा, क्योंकि देखिए हिस्ट्री हो गया या सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपके मैथ्स या साइंस की तरह नहीं है कि हर बार आपके ऊपर ही क्वेश्चंस आए, है ना। सो इट्स बेसिकली डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन, और इसमें अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन क्रॉस कर रहा होगा, फील फ्री टू आस्क, सो दैट वी कैन मेक दिस सेशन अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव। ठीक है, ओके। तो आपके भाई साहब लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये 3 आपके विंग्स हो गए। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। भाई साहब ये तीनों बिना इंडिपेंडेंट विंग्स है, इंडिपेंडेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जुडिशरी लेजिस्लेचर के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहले ही हमारा पावर का डिवीजन है, जो पावर हमने दिया हुआ है गवर्नमेंट को, उसका 3 डिवीजन ऑलरेडी हो चुका है।
जितने डिविजन्स होंगे उतना पावर डाइल्यूट होता जाएगा, है ना, पावर उतना ही डाइल्यूट होता जाएगा, कोई भी मनमानी नहीं करेगा। कोई समझ लो जैसे कोई लेजिस्लेचर में कोई मिनिस्टर है, ठीक है, और वो करप्टेड है और वो लोगों पे टॉर्चर कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो हु इज इट देयर, जुडिशरी आ जाएगी भाई साहब, उसके अगेंस्ट में केस बन जाएगा और फिर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव इसको अरेस्ट कर लेगी भाई साहब, है ना, एग्जीक्यूटिव में जो भी हैं दे विल बेसिकली। तो ये आपका भाई साहब आप मनमानी नहीं कर सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं। हाँ, आपके पास पावर है, लेकिन आप पावर को सिर्फ पब्लिक बेनिफिट के लिए ही यूज कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर भाई साहब केस बन सकता है एंड यू कैन बी स्नैच्ड ऑफ योर पावर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हाथ बंधे हुए हैं, जितना पावर डाइल्यूट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपके मानवाधिकार के उल्लंघन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, वायलेशन के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। आर वी क्लियर टू दिस? ओके। इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, तो आपके डेमोक्रेसी में मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑफिशियल्स क्या करते हैं भाई साहब, दे एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। तो इनका भाई साहब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए और स्टेट असेंबलीज के लिए। तो आपका 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, क्या क्या है, सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास पावर तो है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट को ये रिस्पॉन्सिबल है और स्टेट असेंबलीज, ठीक है, ओके। सिमिलर केस इज विद जजेस, ठीक है, जजेस में भी सिमिलर, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये यूज करना पड़ेगा, ये वर्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये बोलते हैं हम भाई साहब, आपका जो पावर शेयरिंग का मेथड है वो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब क्या है, हर कोई बंधा हुआ है, कोई भी एकदम पूरा फ्री नहीं है, ठीक है। सो हर एक को दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपना दायरा क्रॉस कर रहे हैं तो देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी विच विल गो टू पनिश यू। समझ में आ रहा है? ये आपको पनिशमेंट मिल जाएगा भाई साहब उसका, ठीक है। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। जुडिशरी भी भाई साहब अपना सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकती, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, तो अलग अलग लेवल्स पे आपकी पावर की शेयरिंग होती है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एट डिफरेंट लेवल्स। पहला आपका हो गया सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो इंडिया के लेवल पे है, कंट्री के लेवल पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, पूरे सेंटर के लेवल पे, ठीक है, ओके। सेकंड हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड इज बेसिकली द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, थर्ड क्या हो जाएगा आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं हम, ठीक है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, तो पूरा एंटायर कंट्री के लिए जनरल गवर्नमेंट है, ठीक है। ये सेंटर के लेवल पे लॉज बनाएगी, ठीक है, और यही लॉज सब जगह एप्लीकेबल होंगे। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द सीबीएसई किस में आता है, सेंट्रल की स्टेट? सेंट्रल पे आपका नाम ही दिखा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो अगर सीबीएसई में कोई भी चेंज आया तो क्या सिर्फ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल होगा? नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अगर कोई चेंज आया तो वो करिकुलम सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो स्टेट लेवल पे है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सेंट्रल लेवल पे जो डिसीजंस होंगे वो पूरे कंट्री को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। दे विल बी फॉलोड थ्रू आउट द एंटायर कंट्री। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आता है? ओके। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो ये जो आपका जनरल गवर्नमेंट होता है पूरे कंट्री के लिए, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। सो आपका सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपके भाई साहब पर्यायवाची हो गए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, ऑल दीज आर द सेम थिंग, ठीक है। ये आपका जनरल कंट्री के लेवल पे होता है, जनरल कंट्री के लेवल पे होता है। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट पे आते हैं अभी हम। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अलग अलग जगहों पे भाई साहब जो आपके रीजनल, प्रोविजनल और रीजनल लेवल पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हम इसको जानते हैं। तो ये आपके स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, देखो आंध्र प्रदेश, जितने आपके स्टेट्स दिख रहे हैं, और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में भी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे गोवा एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है,
ठीक है। सो ये आपका पूरा इंडिया का विस्तारित रूप से स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया है। आप बोलोगे गोवा इज नॉट अ स्टेट बट गोवा इज अ यूनियन टेरिटरी, तो गोवा अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट होगा, ठीक है, वहां पे स्टेट लेवल के इलेक्शंस होंगे। तो अलग अलग देखिए आपके स्टेट्स हैं ये, ऑल दीज स्टेट्स बेसिकली हैव देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो गवर्नमेंट्स एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। इन इंडिया हम इनको क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं। अभी जो इलेक्शंस हुआ अभी परसों, ठीक है, वो किस लेवल पे हुआ? सेंट्रल लेवल पे हुआ, ठीक है। तो आपका एक स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन होता है, सेंट्रल लेवल पे भी इलेक्शन होता है और तमाम चीजें हैं ये, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द स्टेट लेवल। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, सारे कंट्रीज में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता, कहीं कहीं पे सिर्फ एक सेंट्रल लेवल पे ही गवर्नमेंट होता है, ठीक है। ओके, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविजनल स्टेट गवर्नमेंट्स। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज हैं भाई साहब, वहां पे भाई साहब आपका स्टेट का क्या मतलब, कुछ कुछ कंट्रीज तो हमारे जो स्टेट्स हैं उनसे भी छोटे हैं, वहां पे हम क्या ही डिवीजन करें, ठीक है। वी डू नॉट नीड दैट मच डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पावर। द मोर इज द एरिया ऑफ द कंट्री, द मोर आर द पीपल इन इट, द मोर अमाउंट ऑफ गवर्नेंस यू वुड नीड, द मोर डिविजन्स इन द गवर्नमेंट यू वुड नीड, ठीक है। ओके ओके, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers at different levels of government। तो constitution में अभी हमारा कंट्री बड़ा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और मतलब आपका तो बेल्जियम में आपने सिर्फ 3 टाइप के डाइवर्सिटी या 2 टाइप के प्राइमरी डाइवर्सिटीज़ देखें, यहाँ पे तो हज़ारों डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। वहाँ हमारे यहाँ पे तो हर स्टेट में एक लैंग्वेज है, क्या ये समझ में आ रहा है? हमारा स्टेट का डिवीजन ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ है। वहाँ तो भाई साहब 2 ही लैंग्वेज थे, है ना, वहीं पे 2 ही लैंग्वेज थे, 2 ही ग्रुप ऑफ पीपल थे। यहाँ पे तो भाई साहब हज़ारों लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के अंदर भी लैंग्वेज है, समझ में आ रहा है? जैसे आप मराठी जो बोलते हैं, मतलब शहरी मराठी और गाँव मराठी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। कभी कभी आपको अगर शहरी मराठी आता होगा, आपको गाँव वाला मराठी समझ में नहीं आएगा, ऐसा हर लैंग्वेज में, ऐसा हर लैंग्वेज में, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। तो आप सोचिए भाई साहब कितना ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो इसीलिए हमको और ज़्यादा गवर्नमेंट का डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़े ही सुचारू रूप से सेंटर का पावर क्या है, स्टेट का पावर क्या है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पावर क्या है, ये बड़े आम तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। सो इट हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड। But in those countries like ours, where there are different levels of governments, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. तो constitution में बड़े सुचारू रूप से different levels of government का power बताया गया। That is why they did it. This is what they did in Belgium, but was refused in Sri Lanka. ये भाई साहब श्रीलंका में नहीं हुआ, और श्रीलंका में दहशत मची, ठीक है। श्रीलंका में अफला तफली का माहौल हुआ, बहुत सारा तांडव हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें खोई, ठीक है। Many innocent people were killed. दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ये जो आपका डिवीजन है पावर का, इसको अपन क्या बोलेंगे? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, ऑल दीज आर वन एंड द सेम थिंग। तो आपका जो डिवीजन होता है एक एक लेवल पे, उसको अपन बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो the same principle can be extended to levels of government lower than the state government। जैसे lower than the state government में आपके शहरी इलाकों में क्या है? म्यूनिसिपैलिटी है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है? म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं। गांव में विलेज पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी हो गया, पंचायत जो गांव में होती है, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली लोकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपके शहरी इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, अर्बन एरियाज में होता है म्यूनिसिपैलिटी, और आपके विलेज लेवल पे होता है पंचायत। तो आपके 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या हो गया? सेंट्रल, यूनियन और फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद आपका स्टेट लेवल का गवर्नमेंट, उसके बाद आ गया आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें आता है आपका म्यूनिसिपैलिटी या विलेज पंचायत। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके ओके ओके। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अभी हम देखेंगे भाई साहब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ओके। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है। रिलीजियस ग्रुप्स है या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, इसमें भी पावर शेयरिंग हो सकती है, ठीक है, ओके। तो आपके देखिए जैसे रिलीजियस ग्रुप्स हैं या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन बेल्जियम में प्रॉपर कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो कम्युनिटी को हैंडल करती है, ठीक है, ओके। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures
एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे कंट्री में कोई रोक टोक नहीं है, आप किसी भी समुदाय के होकर, किसी भी कम्युनिटी के होकर इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जगहों पे आपको उसी समुदाय से इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स दोनों भी हैं, वेयर बाय जितने भी सोशली वीकर सेक्शंस हैं एंड वुमेन, ठीक है, सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ओके, तो सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। तो आपके बहुत सारे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, ठीक है। इन तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या क्या हो गए आपके जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिन पे पहले से बड़ा अत्याचार होता आया है, उनके हिसाब से भाई साहब डिवीजन है। सो अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, जनरल हो गया, ठीक है, ये आपके भाई साहब। तो जनरल के लिए काफ़ी कम प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, क्योंकि जनरल क्लास ज़्यादा करके हायर क्लास है और ज़्यादा करके माना गया है कि हमारे सोसाइटी में इनको पहले से ही बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिला हुआ था, इन्होंने सोसाइटी के एडवांटेजेस लिए थे, जिसके लिए आज की तारीख में इस तरीके का डिवीजन हो गया, ठीक है। अदर बैकवर्ड ओबीसीज हो गए, आपके एससीज हो गए, एसटीज हो गए एंड जनरल। सो दिस इज बेसिकली हाउ द पावर शेयरिंग इज डिवाइडेड, ठीक है। ये आपके रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यहाँ पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और इन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसी कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे आप कोई दूसरा रेशियो नहीं लगा सकते, ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और इन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैंडेटरीली आप इन्हीं सेक्शंस के लोगों को बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये आपका जो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में, टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्यों किया गया है? ताकि जो भी डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं वो एलिएनेटेड ना फील करें, एलिएनेटेड मतलब लेफ्ट आउट ना फील करें, ठीक है, दो दे शुड नॉट बी फीलिंग लेफ्ट आउट। ओके, दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। तो जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको एक फेयर शेयर मिलता है पावर में। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज। इन चैप्टर 3 वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, ठीक है। तो किस तरह से भाई साहब आपका पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, ठीक है। ओके, सो आपके भाई साहब बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, फिर भाई साहब आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। नो, व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स? प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ये किसी एजेंडा को लेकर चलते हैं, ठीक है, और वो एजेंडा पे वो बार बार प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था एक, वो एक प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। सो मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है जिसके अगेंस्ट में कुछ समुदाय के लोग जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रेशर ग्रुप। एंड मूवमेंट्स, ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में भाई साहब फ्रीडम होती है, ठीक है, एक डेमोक्रेसी में कंटेंडर्स, अलग अलग जो कंटेंडर्स है पावर के, इनको चूज करने का हमको पूरा हक है, ठीक है। ओके, इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज, ठीक है, अलग अलग पार्टीज में। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो कॉम्पिटिशन अच्छा है। कॉम्पिटिशन अच्छा क्यों है? अलग अलग पावर ग्रुप्स में कॉम्पिटिशन अच्छा क्यों है? आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है एज अ सिटीजन? पावर के लिए कंपटीशन का होना अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, क्यों? कंपटीशन इंश्योर्स। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन अगर रहेगा, देखो कंपटीशन अगर रहेगा तो जो भी पावर में आएगा उसको काम करना पड़ेगा, वरना अगली बार हम आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, है ना? समझ में आ रहा है? तो काम होता रहेगा, करेक्ट। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर इज अ कंपटीशन फॉर पावर। कंपटीशन पावर में बना रहे, पावर को एक्वायर करने के लिए कंपटीशन बना रहे, ये जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप रिजल्ट ओरिएंटेड है।
आपको जो सरकार बेनिफिट देगी आप उसी को चुनेंगे, तो सरकार को काम करना पड़ेगा, है ना, जो भी सरकार में आएगा उसको काम करना पड़ेगा। सो कॉम्पिटिशन इज, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, जितना पावर डाइवर्सिफाइड रहेगा उतना आपका पावर एक हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप्स के हिसाब से आपका पावर शेयरिंग होता है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest elections। कभी कभी देखिए अलायंस हो जाता है, देख एक पार्टी को दिख रहा है कि भाई साहब मुझे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला है, ओके, सो एक पार्टी को लगता है कि भाई साहब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला है, दूसरे पार्टी को लग रहा है कि भाई साहब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगा, अलायंस, गठबंधन सरकार जिसको हम बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या गठबंधन सरकार का मतलब, समझ में आता है क्या? दोनों के मतलब अगर इक्वल वोट्स आते तो नहीं, इक्वल वोट्स आते नहीं, हाँ कोलिशन समझा मैं, लेकिन क्यों कोलिशन, मिक्स पार्टी, हाँ क्यों, किस सामने वाली पार्टी को हराने के लिए? चलो समझो से ए बी और सी 3 पार्टीज हैं, ठीक है, ए बी और सी 3 पार्टीज हैं, ठीक है, इन दोनों में भाई साहब गठबंधन हो गया, कोलिशन हो गया, किसको हराने के लिए? सी को, या बाकी जितनी भी पार्टीज हैं उनको हराने के लिए। तो जब आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 होती है। जैसे आप देखो लोकसभा में अप्रॉक्सीमेटली कितने सीट्स हैं, 545 सीट्स हैं, तो इसका 2/3 मतलब क्या हो जाएगा, 2/3, तो 3 अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 3 18 54, अप्रॉक्सीमेटली अगर 183 सीट्स आपके हैं, ठीक है, नहीं 180 नहीं, आपका कितना हो गया भाई, 2 8 2 16 2 2 1 3, ऐसा अप्रॉक्सीमेटली कुछ सीट्स है, ऐसे 362 या 300 अगर ऐसे सीट्स हैं आपके, तो आपको किसी के साथ कोलिशन करने की जरूरत नहीं है, आप सेंटर पे गवर्नमेंट बना सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं, तब पार्टीज क्या करती हैं, आपस में कोलिशन कर देती हैं, गठबंधन सरकार बना लेती हैं, ठीक है। तो गठबंधन सरकार का एक प्रॉब्लम ये है कि कल को मतभेद होगा तो फिर से पार्टी टूटेगी, फिर से इलेक्शंस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। खैर यहाँ पे आपका भाई साहब, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when 2 or more parties form an alliance to contest elections. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. तो ये क्या पढ़नाते हैं भाई साहब, coalition government, और hence power sharing उनमें होती है। In a democracy we find intersect groups such as those of traders। अभी देखो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो, जैसे आपने देखा रहेगा बिजनेसमैन का एक कम्युनिटी होता है, यहाँ पे दुकानों का एक एसोसिएशन होता है, ठीक है, बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी एक एसोसिएशन होता है, फार्मर्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, इन सब का एसोसिएशन होता है, ठीक है। सो इन अ डेमोक्रेसी अपार्ट फ्रॉम वेरियस रिलीजियस, एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, वी ऑल्सो हैव ग्रुप्स विच आर रिलेटेड टू वर्क। क्या ये समझ में आ रहा है? तो काम के हिसाब से भी लोग जुड़ते हैं, लोग रिलीजन में जुड़ते हैं, लोग अपने लिंग्विस्टिक में जुड़ते हैं, लैंग्वेज में जुड़ते हैं, ठीक है, लोग अपने एथनिक उसमें जुड़ते हैं, लेकिन लोगों का एक और जुड़ने का प्रयास क्या है, या एक और जुड़ने का प्रोसेस क्या है, क्या काम करते हैं, समझ में आ रही है? तो बिजनेसमैन का एसोसिएशन होता है, ठीक है, फिर आपका भाई साहब इंडस्ट्रियलिस्ट का एसोसिएशन होता है। ये डिफरेंट टाइप से क्या हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ठीक है। आपकी कोई समस्या है, समझ लो आपने कोई दुकान खोल रखा है और कोई समस्या है, आप भाई साहब गए सिडको के पास, बीएमसी के पास, कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन वही समस्या अगर 10 और दुकानदारों को हो रहा है, तो पूरे कामोठे का जो एसोसिएशन है उस पर जाएंगे आप, 10 को मिलाकर और 100 हो जाएंगे। अभी 100 लोग अगर पहुंच गए, ठीक है, सिडको के ऑफिस में, तब उनको सुनना ही पड़ेगा, है ना, देन दे विल हैव टू टेक सम एक्शन, ठीक है, क्योंकि ये इसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब सिर्फ लोग रिलीजन से और लिंग्विस्टिक एसोसिएशन ही बनाते हैं और एथनिक एसोसिएशन ही बनाते हैं, लोग भाई साहब अपने वर्क रिलेटेड एसोसिएशंस भी बनाते हैं। क्लियर है? ओके। तो आपके भाई साहब जैसे आपके ये हो गए, ठीक है, बिजनेसमैन, देन वी हैव इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, देन वी हैव फार्मर्स, देन वी हैव इंडस्ट्रियल वर्कर्स। आपने देखा रहेगा दिल्ली में बहुत सालों पहले नहीं, 1-2 साल पहले तक आपका एक फार्मर्स का भाई साहब एक चल रहा था, एक फार्मर्स का आंदोलन चल रहा था, बहुत दिनों से चला ये, ठीक है, हाँ, ट्रैक्टर वाला आंदोलन चला, ठीक है, तो ये फार्मर्स का आंदोलन चला, ठीक है, तो जिसके वजह से गवर्नमेंट ने उनकी मांगे को स्वीकार किया, ठीक है, और फिर जो भी हुआ। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दीज आर प्रेशर ग्रुप्स। इनका कोई एक कॉमन चीज है जो हैम्पर हो रहा है, जिसकी वजह से ये लड़ रहे हैं।
Okay, these are certain pressure groups. They will also have a share in the government power. ठीक है, either through participation in government committees. कभी कभी ये गवर्नमेंट कभी कभी कमिटीज बनाती हैं, जैसे किसानों की कमिटी, जैसे भाई साहब इंडस्ट्रियलिस्ट की कमिटी, जैसे भाई साहब आपके वर्कर्स की कमिटी. एट टाइम्स गवर्नमेंट मेक्स दीज कमिटीज और ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ये इन्फ्लुएंस लाते हैं कैसे? बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रुप्स. ठीक है, बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रुप्स. तो आपके भाई साहब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन चैप्टर 4 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो आप देखोगे भाई साहब चैप्टर 4 में आपका एक पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर है, जिसमें इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या एजेंडा है, कैसे वो काम करते हैं. ठीक है, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का, कैसे कोई पार्टी नेशनल पार्टी होती है और कोई स्टेट पार्टी होती है. दीज आर डिफरेंट वेज. ठीक है, ओके. सो दिस वाज द चैप्टर पीपल, पावर शेयरिंग. ठीक है, विच बेसिकली कवर्स इन दिस. आपका एक पहला तो इसका पोर्शन है केस स्टडी का, जिसमें हमने देखा कि कैसे बेल्जियम जैसे एक कंट्री में एक प्रॉपर तरीके से पावर शेयरिंग हुआ, जिसके वजह से वो एक रोल मॉडल बन गया. इनफैक्ट इस कदर का रोल मॉडल बन गया कि ब्रसल्स को यूएनओ ने चुना अपना सेंटर. ठीक है, तो इस और दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे एक श्रीलंका जैसे नेशन में पूरा उथल पुथल हो गया. ठीक है, क्योंकि एक कम्युनिटी को बहुत फेवरेटिज्म मिला और दूसरे को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट किया गया. ठीक है, तो पावर शेयरिंग का उद्देश्य क्या है कि भाई साहब आपका जितना बड़ा कंट्री होगा, जितने डाइवर्स तरीके के लोग रहेंगे, जितने ज़्यादा लिंग्विस्टिक प्रोसेसेस होंगे, उतना ज़्यादा अगर आपका पावर डाइल्यूट हो तो अच्छा है. ठीक है, वरना ये लाजमी है कि एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही फेवरेटिज्म मिलता रहेगा और दूसरे लोग नेग्लेक्टेड या लेफ्ट आउट फील करेंगे. और अगर नेग्लेक्टेड या लेफ्ट आउट फील करेंगे तो आज नहीं तो कल इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा. Everyone will have to face the consequences as it happened in श्रीलंका. तो श्रीलंका में जब ये बड़ा बवाल हुआ, ये इतने लोग मारे गए, तो क्या सिर्फ तमिल कम्युनिटीज़ के लोग मारे गए? नहीं, सिन्हाला कम्युनिटीज़ के भी बहुत सारे लोग मारे गए, है ना. सो इक्वली दोनों का ही लॉसेस हुआ. इस कंट्री में इतने सारे जान और माल का नुकसान नहीं होता अगर इसको इफेक्टिवली मैनेज किया गया होता तो. ठीक है, सो पावर शेयरिंग इज़ वेरी एसेंशियल फैक्टर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया? इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हो भाई साहब, आप अपने भाई साहब रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े कर रहे हो, तो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. लेकिन ये इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं. इसको अवॉइड करने के लिए पावर शेयरिंग है. मतलब सेंट्रल लेवल पे एक पावर है, स्टेट लेवल पे एक पावर है, और भाई साहब आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल पे पावर है, ताकि पावर का कोई भी दुरुपयोग ना करे. आपके पास जितना पावर आएगा उसके साथ साथ एक रिस्क और बढ़ता जाएगा पावर के दुरुपयोग का. आपने देखा है जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप था वहाँ पे तांडव मचा. ठीक है, जैसे जर्मनी में हिटलर का डिक्टेटरशिप हुआ, इटली में म्यूसोलिनी का हुआ, ठीक है, रशिया में स्टालिन का हुआ, और यहाँ पे बहुत उत्पात मचा. डिक्टेटरशिप मतलब एक ही पार्टी, एक ही लीडर. ठीक है, तो वो जो चाहेगा वही. कल को वो बोलेगा कि भाई साहब ये रास्ते में ये इंसान मेरे को पसंद नहीं, मार दो गोली, इसको मार देंगे भाई साहब गोली. ठीक है, ऐसा ही होता रहेगा. वॉट एवर ही विल डिसाइड दैट इज द फाइनल कॉल. ठीक है, लेकिन आज की तारीख में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पावर के सब डिविजन्स हुए हैं. ठीक है, तो आप आज की तारीख में जितने भी भाई साहब, आप अगर प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएं तो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते. आपके ऊपर जुडिशरी इंक्वायरी बढ़ाई देगी भाई साहब. ठीक है, जुडिशियल कार्रवाई आपके ऊपर भी हो सकती है. इवन इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री ऑफ इंडिया, देन ऑल्सो आपके ऊपर जुडिशियल कार्रवाई हो सकती है, आपके ऊपर लीगल केस बन सकता है. ठीक है, सो नोबडी इज फ्री. ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि अगर फ्री हैंड दे दे तो कोई भी कुछ भी करेगा. हम सब इंसान है भाई साहब. तो पावर अगर आपको समझ लो मॉनिटर बना दिया जाए क्लास का, तो चौड़े में रहोगे ना भाई साहब. तो किसी को भी धाड़ धूड़ दे दिया तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई. मॉनिटर हो, क्लास को माइंड करो बस. तो पावर जितना आपको मिलता है उसका साथ ही साथ रिस्क बढ़ता रहता है कि उसका मिसयूज ना हो. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर? नो क्वेश्चंस?